हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 14 वह अपना कहानी में बाल श्रम किसे कहते हैं। बाल श्रम मीन्स जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं उनके द्वारा जो काम कराया जाता है वह बाल श्रम कहलाता है। तो इस कहानी में बाल श्रम जैसी कुरीति की तरफ, कुरीति मतलब बुरी रीति रिवाज जो है उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। बाल श्रम के कारण बहुत से शिक्षार्थियों को शिक्षा नहीं मिल पाती, यह चिंता का विषय है। इस कहानी में गोकुल जैसे मजबूरी के शिकार बच्चे की मार्मिक पर सुखांत कहानी है, जिसे स्कूल भेजने का उत्तम निर्णय सामने आता है। बच्चों या बाल मजदूरों से खतरनाक काम करवाने वालों और उनके प्रति हिंसा करने वालों के लिए दंड का विधान है। आज बाल श्रम कानूनन एक अपराध है। खन्ना साहब ऑफिस से घर लौटे तो उनके साथ एक 10-12 साल का लड़का भी था। शक्ल सूरत से मासूम और फटे मैले कपड़ों में काफ़ी गरीब लग रहा था। उसे देखते ही अंकित को लगा कि चलो एक साथी मिल गया। अंकिता के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी कि देखते हैं यह कितने दिन तक रह पाता है, और मिसेज खन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आए थे कि चलो कोई मिला तो सही। जो खन्ना साहब हैं अपने साथ एक 10-12 साल के बच्चे को लेकर आते हैं तो उनके घर के परिवार के जो सदस्य हैं, जो लड़का है अंकित, उसे लगता है कि चलो उसे कोई एक साथी खेलने मिल जाएगा। और अंकिता के चेहरे पर ऐसी मुस्कान उभरते हुए वह सोचती है कि क्योंकि उनके घर में जितने भी लोग बच्चे आए थे, जो भी काम करने के लिए आया था, वह ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया होगा। तो वह सोचती है कि चलो अब इसको देखते हैं कितने दिन तक रह पाता है। और जो मिसेज खन्ना थी वह यह सोचती हैं, यह सोचकर उनके चेहरे पर राहत के भाव आते हैं, आराम के या चैन के भाव आते हैं कि चलो कोई ना कोई काम के लिए मिला तो सही। यह गोकुल है। खन्ना साहब जिस लड़के को अपने साथ लेकर आते हैं उसका परिचय कराते हुए कहते हैं कि यह गोकुल है, हमारी कैंटीन के पंडित जी के दूर का रिश्तेदार लगता है, उन्हीं के गांव का है, इसे उन्हीं से कहकर बुलवाया है, पहली बार शहर आया है, खन्ना साहब ने बताया। अंकिता ने गोकुल को नीचे से ऊपर तक देखा। पाँव में अलग अलग रंग की घिसी हुई हवाई चप्पलें, पतले दुबले हाथ पैर, मैला सा घिसा हुआ नेकर, कंधे के पास से फटी हुई कमीज और घुटा हुआ सिर। कानों को बचपन में छिदवा दिया गया था, मगर बड़े होते होते कानों के छेद बंद होकर अपने निशान छोड़ गए थे। चेहरे की मासूमियत के दोनों अर्थ लिए जा सकते थे, यह भी कि लड़का मूर्ख है और यह भी कि एक महानगर में पहली बार काम पर आने के कारण कुछ भयभीत है। भयभीत मतलब डरा हुआ। क्यों रे? मिसेज खन्ना ने गोकुल के सिर पर हाथ रखकर धीरे से हिलाया। कर लेगा काम? उन्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा था। गोकुल ने हाँ में सिर हिला दिया। मिसेज खन्ना ने अब खन्ना साहब से पूछा, क्यों जी, पैसों की बात तो कर ली है ना? हाँ, पंडित जी से 200 कह रहे थे, मगर मैंने उन्हें 150 में राजी कर लिया है। राजी कर लेना मतलब मना लेना। गनीमत समझो कि यह मिल गया, नहीं तो शहरों में क्या मुंडू इतनी आसानी से मिलते हैं। मुंडू जो लड़कों को, छोटे लड़के जो काम पर रखे जाते हैं उनको वहाँ उस शहर की भाषा में मुंडू बोला जाता होगा, खन्ना साहब ने कहा। वह गोकुल को काम के लिए ले जाने ही वाली थी, तभी अंकित ने गोकुल का हाथ पकड़ा और मिसेज खन्ना से बोला, मम्मी पहले हम अपना कमरा इसे दिखाएंगे। और इससे पहले कि वे कुछ बोल पाती वह गोकुल से बोला, आओ गोकुल, अपने कमरे में चलते हैं। अंकिता भी उनके पीछे चल दी। मिसेज खन्ना देखती रह गईं। अंकित के मुँह से अपना नाम सुनकर गोकुल को अच्छा लगा था, वरना पंडित जी के यहाँ कैंटीन में उसने देखा था कि उसके गांव से उस जैसे जितने भी लड़के आए थे उन सब का नाम कहीं खो गया था। वह गणपति, भुवनेश, दीनू, सब के सब छोटू, मोटू, कालू वगैरह हो गए थे। अपनी पहचान के खो जाने का डर गोकुल के दिल में भी बैठ गया था। जल्दी ही तीनों बच्चे आपस में घुल मिल गए थे।
अपने कमरे में ले जाकर अंकित ने उसे सारे खिलौने दिखाए थे। लाल रोशनी उगलने वाली बंदूक, गोटियों को इधर उधर दौड़ाने वाला कैरम बोर्ड, क्रिकेट की बॉल, बैट और विकेट। गोकुल सभी खिलौनों को आश्चर्य और उत्सुकता से देख रहा था। फिर अंकिता ने उससे अधिक परिचय जानना चाहा। कहाँ है तुम्हारा घर? बहुत दूर गांव में। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? सब हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, 2 बड़े भाई भी हैं मेरे, पर वो घर पर नहीं रहते। फिर कहाँ रहते हैं? अंकित ने बीच में पूछा। वो दूसरे शहर में गए हैं काम करने। और कौन कौन है? सवाल फिर किया अंकिता ने। 2 बहन और 1 भाई हमसे छोटे हैं। तभी मिसेज खन्ना का कर्कश स्वर उस कमरे में आया। कर्कश मतलब कठोर, निर्दयी, तेज स्वर उनके कानों में सुनाई दिया तो गोकुल को चुपचाप उठकर रसोई घर में जाना पड़ा। फिर तो रात तक उन्हीं के साथ तरह तरह के कामों में हाथ बटाता रहा। कभी सब्जी काटता, आटा गूंदता, बर्तन पकड़ाता, फैले हुए सामान को करीने से मतलब व्यवस्थित तरीके से रखता। अंकिता और अंकित बीच बीच में आते जाते उसके नन्हे नन्हे हाथों को चुस्ती से चलते हुए देखते। रात को सोते समय फिर एक समस्या खड़ी हो गई। दोनों चाहते थे कि गोकुल उन्हीं के कमरे में नीचे बिस्तर लगाकर सो जाए, पर मिसेज खन्ना ने उसे बरामदे में सोने का निर्देश दिया था। निर्देश मतलब आदेश। गोकुल को इससे कोई तकलीफ नहीं थी, किंतु अंकित और अंकिता ही कुछ अनमना सा महसूस कर रहे थे। गोकुल सुबह 6 बजे से रात 10-11 बजे तक घर के कामों में खटता रहता और उस पर मिसेज खन्ना के तरह तरह के ताने उल्हाने वह हर बार अपना मन महसूस कर रह जाता। मन महसूस कर रह जाना मतलब कुढ़कर। जब जब उसकी आंखों में नमी तैरने लगती, उसे याद आता कि पंडित जी ने खन्ना साहब को सौंपते समय उसे समझाया था कि बेटा, अब इन्हीं साहब को अपने माँ बाप समझना। फिर वह स्वयं भी सोचता कि जब कमाने निकले हैं तो यह सहना ही पड़ेगा। उसे यह भी संतोष भी होता कि कम से कम अंकित और अंकिता का व्यवहार तो उसके प्रति बहुत अच्छा है। नहीं तो कहीं कहीं हम भी यह देखते हैं कि जिस घर में छोटे बच्चों को काम पर रखा जाता है, उस घर के बच्चे भी उस बच्चे से अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो कम से कम गोकुल को यही संतोष था कि जो मेरी उम्र के बच्चे हैं अंकित और अंकिता, वो तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। किंतु एक बार तो हद ही हो गई। हद होना मतलब सीमा से बाहर हो जाना। दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे और खन्ना साहब अपने दफ्तर। घर पर कांच का एक मर्तबान उठाते समय, मर्तबान जिसे हम बरनी भी कहते हैं, गोकुल का पैर फिसल गया और मर्तबान छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया। उसे अपने गिरने की चिंता नहीं थी, मगर मर्तबान को टूटा देखकर उसकी जैसे सांस ही रुक गई। मिसेज खन्ना भी आवाज़ सुनकर बड़बड़ाती हुई आई और आओ देखा न ताओ। आओ देखा न ताओ मतलब बिना सोचे विचारे, कोई उससे कारण नहीं पूछा, कुछ ये नहीं पूछा कि किस तरह गिरा है, कैसे गिरा है, सीधे 5-7 थप्पड़ रसीद कर दिए। उसकी आंखों से मोटे मोटे मोती जैसे आंसू टपक गए। शाम को अंकिता के लौटने पर गोकुल उसके पास पहुंचा और धीरे से कहने लगा, हमारे पिताजी को चिट्ठी लिख दीजिए। लिख देते हैं, बोलो क्या लिखना है? लिखिए कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है, वे हमें आकर ले जाएं। वह धीरे धीरे सुबकने लगा था। अंकिता का दिल धक से रह गया था। अंकिता ने प्यार से उसे समझाया, फिर मम्मी के पास जा पहुंची। वे उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी उसने कहा, गोकुल भी तो बच्चा ही है मम्मी, फिर ऐसी गलती तो मुझसे भी हो सकती थी और इसमें तो उसकी गलती भी नहीं है। जब पैर ही फिसल गया तो वह क्या कर सकता था? उसके भी तो सिर में चोट लगी है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचती कि वह भी तो अब अपना ही है। उसे प्यार मिलेगा तो वह सचमुच अपना ही हो जाएगा। किंतु अगले दिन फिर एक नुकसान हो गया। मिसेज खन्ना ने पतीले के गर्म दूध में चीनी मिलाकर एक गिलास में डाला और गोकुल को पकड़ा दिया कि जा अंकित को दे आ। वह जैसे तैसे कमरे तक तो आ गया, मगर गिलास मेज पर रखने से पहले ही उसके हाथ से छूट गया। उसे लगा कि अब तो खैर नहीं। अंकिता ने सारी स्थिति भांप कर अंकित को कुछ इशारा किया, तभी रसोई घर से दहाड़ सुनाई दी। अरे अब क्या हुआ? गिरा दिया दूध? वे धधकती हुई कमरे में आ गईं।
तभी अंकित ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मम्मी, दीदी ने मुझे धक्का दिया है। मैंने कहाँ दिया है धक्का? तू ही तो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था, तो तुम देख नहीं सकती थी? अच्छा अच्छा, अब लड़ो नहीं, मिसेज खन्ना बोली। चल रे गोकुल, दूसरा दूध ला दे। नहीं, दीदी ही लाएंगी, इन्होंने ही गिराया है। अच्छा बाबा, मैं ही ला देती हूँ। अंकिता ने झगड़ा समाप्त किया। मिसेज खन्ना जब रसोई घर में लौट गईं, तब उन दोनों ने मुस्कुराकर गोकुल की तरफ देखा। उसकी भींगी आंखें जैसे उन दोनों को धन्यवाद दे रही थी। इसके बाद कुछ दिन तक वैसा ही चला, मगर एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि गोकुल की मुसीबत का अंत हो गया। उस दिन वह सब्जी लेकर बाजार से लौट रहा था कि उसने देखा अंकित की अपने किसी साथी से खेल खेल में लड़ाई हो गए। उसके साथी ने एक घूंसा अंकित के मुंह पर दे मारा। घूंसा जोर से लगा था, किंतु इससे पहले कि गोकुल वहां पहुंचकर लड़ाई छुड़ा पाता, अंकित ने बैट घुमाया और अपने साथी के सिर पर दे मारा। बैट का लगना था कि उस लड़के के सिर से खून बह निकला। वह रोता चिल्लाता अपने घर पर जा पहुंचा। गोकुल ने स्थिति की नाजुकता को भांप लिया। इससे पहले कि उस लड़के के पिता वहां आ पाते, गोकुल ने सब्जी का थैला अंकित को पकड़ाकर खुद बैट पकड़ लिया। लड़के के पिता ने आते ही तैस में उसे मारना शुरू कर दिया। बहुत मारा और फिर घसीटते हुए मिसेज खन्ना के पास ले आए। देखिए, आपके नौकर ने हमारे लड़के का सिर फोड़ दिया। मिसेज खन्ना ने गोकुल की तरफ देखा तो वह सिर झुकाए खड़ा था। बहुत फजीता हुआ। फजीता मतलब झगड़ा। फिर मामला सुलझा जब मिसेज खन्ना ने आश्वासन दिया। आश्वासन मतलब दिलासा कि आने दीजिए खन्ना साहब को, हम आज इसे वापस भिजवा देंगे। शाम को खन्ना साहब ने आते ही सारी बातें सुनी और अपना निर्णय सुना दिया। आज इसे खाना देने की ज़रूरत नहीं है और सुबह मैं छोड़ आऊँगा पंडित जी के पास। अंकित से कुछ कहते नहीं बन रहा था। गोकुल के साथ जो कुछ भी हुआ था या होने जा रहा था, उसका उसे बेहद अफसोस था, मगर अपना अपराध स्वीकार करने की हिम्मत भी वह नहीं जुटा पा रहा था। अपराध भी इतना बड़ा था, वह तो सोच भी नहीं पाता था कि उस लड़के का सिर ही फट जाएगा। अंकिता भी सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर यह सब कैसे हो गया। इस बार वह भी गोकुल का पक्ष लेने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। वह चुपचाप बरामदे में बैठा अपनी चोटें सहला रहा था। उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि इतनी मार पड़ी या उसे खाना नहीं मिलेगा या वह वापस गांव भेज दिया जाएगा, कारण कि उसने जो कुछ भी किया था अंकित के लिए किया था। इसलिए इस बार उसकी आंख से एक कतरा भी आंसू नहीं टपका था। कतरा में मतलब बूंद। किंतु अंकित अपने अंतर्मन के द्वंद्व को अधिक नहीं दबा सका। अंतर्मन के द्वंद्व मतलब उसके मन में कसमकस चल रही थी। अपने अपने मन से वह स्वयं लड़ रहा था कि मैं अपनी गलती बताऊं या ना बताऊं, मेरी गलती के कारण गोकुल को सज़ा मिल रही है। इस तरह उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। द्वंद्व मतलब युद्ध। रात को जब सब लोग खाना खाने बैठे तो एक कौर भी वह मुँह तक नहीं पहुंचा सका। वह फूट फूट कर रोने लगा और लड़ाई का सारा किस्सा सच सच सुनाया। अंकिता की आंखों ने आंसुओं को रोके रखने का साहस खो दिया। खन्ना साहब आश्चर्यचकित होकर सब कुछ सुनते रह गए। मिसेज खन्ना भी अब उसके बाद खाना नहीं खा सकी। वे उठी और बरामदे में जाकर देखा तो गोकुल चादर ओढ़कर सो चुका था। वे चुपचाप उसके पास बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। हड़बड़ा कर उसने आंखें खोली तो मिसेज खन्ना को अपने नज़दीक बैठे पाया। वह कुछ समझा नहीं था, किंतु मिसेज खन्ना सब कुछ समझ गई थी। उन्होंने चुपचाप उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। गोकुल ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनके आंसू पोंछ दिए। अब तुझे कहीं नहीं जाना है बेटा, कभी नहीं जाना है। चल उठ, खाना खा और अब से तू वहीं सोएगा बच्चों के कमरे में। कल से तुम भी स्कूल जाओगे। मिसेज खन्ना बहुत कुछ कहना चाह रही थी, मगर उनका गला रुंध गया था। यह कहानी थी वह अपना कि कैसे एक जो मजदूर जो नौकर था
वह अपने कार्यों से, अपने कामों से उस घर के लोगों का प्रिय बन गया। उनके घर के जो जितने सदस्य उसे पसंद नहीं करते थे उनका भी प्रिय बन गया और घर के सदस्यों की जैसे उसके साथ व्यवहार होने लगा। तो हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से लोगों को अपना बना सकते हैं।